हैदराबाद भारत की उस समय की सबसे बड़ी रियासत हुआ करता था और वहाँ का जो शासक था निजाम के नाम से जाना जाता था। इस पिक्चर में हम निजाम को देख पा रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ बीच में जो ब्लैक कलर की ड्रेस में है वो हैदराबाद के निजाम है और ये भारत से इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। He entered into what was called Standstill Agreement with India in November 1947 और इन्होंने इसी वजह से भारत सरकार के साथ, हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल बार बार इनके साथ वार्ताओं का दौर कर रहे थे, पर उन्होंने भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका मतलब था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यानी कि जो स्थिति अभी है उसी को बनाए रखना। यानी हैदराबाद भारत में शामिल नहीं हुआ, हैदराबाद स्वतंत्र रहना चाहता था। The peasant in Telangana region of Hyderabad started the movement against Nizam because of his oppressive attitude towards non-Muslims and especially women. हैदराबाद का जो निजाम था उसके जो क्या कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी थे, उनका जो किसानों के साथ बहुत ही क्रूरतापूर्ण नजरिया था। जब भारत सरकार के साथ ये बातचीत चली रही थी उस दौरान ही ये विवाद खड़ा हुआ। तेलंगाना के किसानों ने आंदोलन करना चालू कर दिया जो अत्याचारी जो शासन था निजाम का उसके खिलाफ, और इस शासन सबसे बुरा जो शिकार बनी वो उस समय वहां की महिलाएं थी। He used a paramilitary force called Razakar on the people to commit atrocities like murder, rapes and loots. उसी समय निजाम ने उस विद्रोह को दबाने के लिए, उस आंदोलन को दबाने के लिए अपनी एक पैरामिलिट्री जो फोर्स थी, अर्धसैनिक बल थे जो उस वक्त रजाकार कहलाया करते थे, जो अव्वल दर्जे के धर्मांध थे, कट्टरपंथी मुस्लिम थे। उन्होंने वहां की जनता पर अत्याचार करना चालू कर दिया। महिलाओं के साथ वो रेप और लूट के ऊपर भी उतारू हो गए और उसी समय भारत सरकार ने अपनी सेनाएं भेजी। कुछ समय तक लड़ाई रुक रुक कर चलती रही। फिर एक समय आया जब हैदराबाद के निजाम को सरेंडर करना पड़ा और हैदराबाद के निजाम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए और हैदराबाद का भारत के अंदर विलय संपूर्ण हुआ। अब हम देखते हैं मणिपुर का भारत के अंदर मणिपुर कैसे डिसॉल्व हुआ या कैसे इसका विलय हुआ। द महाराजा ऑफ Manipur, Budh Chand Singh signed the instrument of accession only the assurance of internal autonomy. वो केवल इंटरनल ऑटोनॉमी यानी आंतरिक स्वायत्ता के नाम पर ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करना चाहते थे। और जो भारत सरकार ने मणिपुर के राजा के साथ जो प्रॉमिस किया था, वादा किया था, उसके अनुसार 1948 के अंदर वहां पर इलेक्शन करवाए गए और इलेक्शन के बाद वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि संवैधानिक राजतंत्र की यहाँ पर स्थापना हुई और फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू यूज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये भारत का ऐसा इलाका था जहां पर सबसे पहली बार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार के ऊपर इलेक्शन करवाए गए थे। उसके बाद जब मणिपुर की असेंबली बनी तो उसके अंदर इंडिया के साथ मर्जर को लेकर बहुत बड़ा डिफरेंस था। वहां की जो कांग्रेस पार्टी थी वो चाहती थी मणिपुर का भारत के साथ मर्जर हो जाना चाहिए, पर जो बाकी पार्टियां थी वे भारत के साथ मर्जर नहीं चाहती थी भारत में मिलना। महाराजा के ऊपर, मणिपुर महाराजा के ऊपर भारत सरकार ने दबाव बनाया और उनसे जबरन या दबावपूर्ण स्थिति के अंदर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर सिग्नेचर करवा ली, जिसके खिलाफ वहां की जनता में रोष हुआ और वो उसका जो विरोध था वो आज तक भी मणिपुर के अंदर देखा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट। थर्ड चैलेंज वाज फेस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल पर्टिकुलरली लैंग्वेज। सबसे बड़ी जो समस्या भारत के सामने आई, भारत आजाद हो चुका था, अब बाहर से कोई दुश्मन नहीं था, पर समस्याएं, प्रॉब्लम्स जो थी वो अंदर से सामने आ रही थी। अब भारत के अलग अलग इलाकों से एक अलग अलग राज्यों की जो थी डिमांड वो उठना चालू हुई, क्योंकि भारत के राज्यों के अंदर कल्चरल और लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर बहुत सारी डाइवर्सिटीज थी। जैसे आज का जो हमें आंध्र प्रदेश और आज का जो तमिलनाडु है वो उस वक्त एक मद्रास के नाम से एक सिंगल स्टेट हुआ करता था जहां पर तमिल और आंध्र बोलने वाले लोग साथ साथ रहा करते थे।
ऐसे ही आज का जहां महाराष्ट्र और गुजरात है वो बम्बई प्रांत हुआ करता था, जहां पर गुजराती और मराठी बोलने वाले लोग साथ रहा करते थे। और ऐसी स्थिति के अंदर इन सभी इलाकों के अंदर अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर को लेकर मूवमेंट होना स्टार्ट हो गए। और ऐसा ही एक पहला मूवमेंट स्टार्ट हुआ आंध्र प्रदेश के अंदर। उस वक्त उसका नाम आंध्र प्रदेश नहीं था, वो मद्रास रियासत हुआ करती थी। An Andhra region, Vishal Andhra movement was started to demand a separate Telugu speaking state. It was part of the Madras province. The leader of movement, Potti Sriramulu, a Gandhian Congress leader who went on fast unto the death. और इस मांग के पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर जो तेलुगु भाषा बोलने वाले जो लोग रहा करते थे उनके साथ तमिल बोलने वाले लोग जो थे वो बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो कहते हैं पद थे, प्रशासनिक ओहदे थे, उन सब के ऊपर तमिल लोगों का कब्जा था। और जो तेलुगु बोलने वाले जो लोग थे, आंध्र के जो लोग थे, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। इसी बात को लेकर उन लोगों ने आंदोलन चालू किया। उनके एक प्रसिद्ध नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, और उन्होंने इसी बात को लेकर आमरण अनशन किया और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो मूवमेंट होता है बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है, लोग हिंसा के ऊपर उतर जाते हैं। तब जवाहरलाल नेहरू को तुरंत ही आंध्र प्रदेश के नाम से एक नया राज्य बनाने की जो डिक्लेरेशन होता है वो करना पड़ता है। और 1953 के अंदर ये डिक्लेरेशन किया जाता है। और क्वेश्चन ये जीके में कई बार पूछा जाता है कि उस पहले स्टेट का नाम बताइए जिसको बनाया गया था लैंग्वेज को एक बेस बनाकर। तो लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। यहां इस कार्टून में हम देख पा रहे हैं किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। उस समय भारत सरकार ने एक कमीशन बनाया जिसका ये काम था जितनी भी जो भारत की क्या कहते हैं इलाका था, राज्य थे, उनको वापस से रीऑर्गेनाइज करना था लैंग्वेज और कल्चर बेसिस के ऊपर। और ये कुछ ऐसा ही एक काम था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की समस्या को ये कार्टून बता रहा है जैसे किसी जिन को बोतल में बंद करना। ये कहानी आपने सुनी होगी। तो कुछ इसी प्रकार की समस्या का भारत के सामने जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसको देखना पड़ा। ये बनाया गया था 1953 के अंदर। और उसके बाद इसने बहुत सारी जो डिमांड थी वो रखी, बहुत सारी इसने अपनी क्या कहते हैं सिफारिशें रखी, और उसके आधार पर भारत के अंदर कई नए राज्य बनाए गए। ये जो मैप हम देख रहे हैं ये 1956 के बाद जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उसके बाद भारत में 14 स्टेट और 6 यूटी बनाई गई थी। तो उस वक्त का मैप है, इसके अंदर हम देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर हरियाणा के नाम से कोई राज्य नहीं है। और उसी प्रकार से आप बॉम्बे के नाम से एक राज्य देख सकते हैं जिसका विस्तार गुजरात तक के इलाके के अंदर है। और इसी प्रकार से कुछ ये मैप आप देख पा रहे हैं। कुल 14 उस वक्त के राज्य थे और 6 यूटी थे। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये जो मैप हमारे सामने है ये 1961 के समय का मैप है। अभी पिछले मैप पे हमने देखा था बॉम्बे का विस्तार गुजरात तक था और उसके अंदर मराठी और गुजराती दोनों भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे। और लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर महाराष्ट्र के नाम से एक नया राज्य बनाया गया, और जहां गुजराती बोली जाती थी वहां पर गुजरात के नाम से एक नया राज्य बनाया गया। In 1966, Punjab was divided into Haryana, Himachal Pradesh and Punjab. Assam was divided into 3 new states in 1972, Manipur, Meghalaya and Tripura. और इसी प्रकार से 1987 के अंदर हिमाचल प्रदेश और मिजोरम बनाए गए। और ईयर 2000 में भी 3 नए स्टेट बने। उसके पहले 25 स्टेट हुआ करते थे भारत के अंदर, और इसके बाद स्टेट्स का नंबर हो गया 28, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। In 2015, Telangana became the 29th state of India and carved out from Andhra Pradesh. 2015 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। और ये जो कहानी है नए राज्यों के बनने की, ये यहीं पर खत्म नहीं होती है। समय समय पर अलग अलग
जो रीजन्स है इंडिया के, वहाँ पर मूवमेंट चलता रहता है, डिमांड नए स्टेट की चलती रहती है। जैसे राजस्थान के अंदर भी एक मध्य प्रदेश की डिमांड चल रही है, विदर्भ महाराष्ट्र का जो इलाका है वहाँ पर विदर्भ के नाम से एक नए स्टेट की डिमांड चल रही है, यूपी के अंदर हरित प्रदेश की डिमांड चल रही है, और ठीक कुछ इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल के अंदर भी कुछ नए राज्यों की जो है मांग चल रही है। तो ये सिलसिला जारी रहता है अलग अलग स्थानों के ऊपर। इसके पीछे मुख्य जो वजह है वो ये है कि किसी एक ही स्टेट का एक इलाका डेवलप हो जाता है और दूसरा इलाका अंडर डेवलप रहता है, तो उन लोगों को लगता है कि इस स्टेट की ही हिस्सा होने के बावजूद हमारे साथ जो है वो भेदभाव किया जा रहा है और वहां पर एक नए स्टेट की डिमांड चलती है। तो इसको सुलझाने का या इसको निपटाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट ओवरऑल होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर प्लेस का डेवलपमेंट होता है और अदर प्लेस का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो वहां पर ये इस प्रकार की डिमांड चलती रहेगी। अब भारत के अंदर वापस 28 स्टेट हो चुके हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर के बाद से जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का स्टेट नहीं रहा है, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है। तो भारत में अब 9 यूटी हो चुके हैं और 28 स्टेट्स हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है।